अगेंस्ट द गॉड्स के एक और नए शानदार नॉवल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि एक गोल्डन बीम युनचे पर आकर लगी, लेकिन जैसे ही वो टच हुई, गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट सदमे में अकड़ सा गया। वैली में वोल्केनो की तरह फ्लेम्स फटने लगी क्योंकि डिवाइन स्पिरिट अपना कंट्रोल खो बैठी थी। लिटिल डीमन एम्प्रेस हांफते हुए बोलती है, गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड। उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा पता चला है। बहुत ही सीरियस और अर्जेंट आवाज में डिवाइन स्पिरिट ने ऑर्डर दिया, युनचे को यहीं छोड़ो और तुम दोनों तुरंत यहां से बाहर निकलो। अगले 24 घंटे तक कोई भी यहां अंदर नहीं आएगा, तुम दोनों भी नहीं। दोनों ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने उन्हें बीच में ही चुप करा दिया। वो डांटते हुए बोलती है, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। अब आगे। गोल्डन फ्लेम्स ने दोनों औरतों को घेर लिया और जबरदस्ती वैली से बाहर फेंक दिया। अब वहां सिर्फ युनचे बचा था और डिवाइन स्पिरिट उसे उस वायलेंट डेविल ऑरा को रोकने की कोशिश करते हुए देख रही थी। युनचे मुश्किल से बोलता है, गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट, प्लीज, मेरी खुद की ताकत से मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। गोल्डन क्रो स्पिरिट गुस्से में बोलती है, बात करने की जरूरत नहीं है, समझाने का वक्त बाद में आएगा। गोल्डन फ्लेम्स का एक घेरा युनचे के चारों तरफ बन गया और गोल्डन क्रो सोल अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगी। वो दुखी होकर बोलती है, ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में और 10 साल तक टिके रहना अब नामुमकिन है। युनचे ने दर्द भरी लेकिन शुक्रगुजार स्माइल दी, फिर आंखें बंद करके पूरा ध्यान डेविल ओरिजिन ऑर्ब को दबाने में लगा दिया। डिवाइन फ्लेम्स उसके अंदर तूफान की तरह घुसने लगी। कुछ ही देर में वो ब्लैक ऑरा सिकुड़ने लगी और युनचे इतना स्टेबल हो गया कि सीधा बैठ सके। ग्रेट वे ऑफ द बुदा फुल पावर पर चलने लगा और गोल्डन क्रो की डिवाइन एनर्जी के साथ मर्ज हो गया। धीरे धीरे वो बेकाबू डेविल ऑरासील होने लगी। गोल्डन लाइट ने उस डेविल ओरिजिन पर्ल को चेन्स की तरह लपेट लिया और उस डार्क प्रेजेंस को तब तक दबाया जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गई। पूरे 6 घंटे बीत गए, तब जाकर युनचे का रंग रूप वापस नॉर्मल हुआ। अगर उसके पास ड्रैगन गॉड फिजिक और ग्रेट वे ऑफ द बुधा नहीं होता तो सील होने से पहले ही वो डेविल ऑरा उसे खा गई होती। आखिरकार युनचे ने अपनी आंखें खोली। युनचे दिल से बोलता है, शुक्रिया गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट, आपने मुझे फिर से बचा लिया। आपने जो एहसान मुझ पर किए हैं वो मैं इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगा। डिवाइन स्पिरिट की आवाज अब पहले से काफी कमजोर लग रही थी। वो थके हुए अंदाज में बोलती है, ये बेकार की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इस सीलिंग प्रोसेस में उसने अपनी बची कुची जिंदगी के 2 साल खर्च कर दिए थे। वो सख्ती से पूछती है, अब तुम्हें मुझे ढंग से समझाना होगा। तुम्हारी बॉडी में डेविल ओरिजिन ऑर्ब क्यों है? ये तो वो चीज है जो बहुत पहले इस दुनिया से खत्म हो जानी चाहिए थी। युनचे बस थोड़ा सा हिचकिचाया। वो कहता है, इस बात को समझाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। गोल्डन क्रो स्पिरिट बोलती है, तो फिर क्यों ना तुम मुझे अपनी मेमोरीज चेक करने दो। युनचे ने तुरंत हां बोलकर डिवाइन स्पिरिट को हैरान कर दिया। वो कहता है, ठीक है। गोल्डन लाइट नीचे आई और युनचे की सोल में घुस गई और उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। डिवाइन स्पिरिट ने तेजी से उसकी 1 साल की मेमोरीज देख ली। फिर वहां सन्नाटा छा गया। उसकी जलती हुई गोल्डन आंखों में शौक था। आखिरकार वो बोलती है, उस इंसान के बारे में जिसका नाम शुआन युआन वेंटियन है। मुझे उसमें बहुत हल्की सी डेविल ऑरा महसूस हुई थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सच में इल्यूजोरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट की ऑरा होगी। उसने इस डरावने सच को माना कि एक ट्रू डेविल प्राइमोडियल एरा से अब तक जिंदा था, दूर उत्तर में छिपा हुआ। किस्मत से युनचे ने गलती से मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन को ढूंढ लिया था और उसे रिकवर होने से पहले ही मार दिया था। गोल्डन क्रो सोल ने कहा कि यह काम पूरी दुनिया को बचाने जैसा है। युनचे धीरे से इनकार करता है। वो कहता है, मैंने उसे बस अपनी जान बचाने के लिए मारा था। लेकिन फिर उसने एक और भी ज्यादा डरावनी सच्चाई मानी। वो बिटर टोन में बोलता है, उसके मुकाबले शुआन युआन वेंटियन 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। वो निराशा और जैस्मिन के न होने के गम में बड़बड़ाया, काश जैस्मिन यहां होती। डिवाइन स्पिरिट ने महसूस किया कि युनचे कितना उदास हो गया है। ये उस निडर लड़के से बिल्कुल अलग था जिससे वो पहले मिली थी। युनचे ने फिर एक सवाल पूछा जिसका जवाब उसे पहले से पता था। वो पूछता है, गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट, अपनी पावर के साथ क्या आप शुआन युआन वेंटियन को हरा सकती हैं? डिवाइन स्पिरिट ने सीधा जवाब दिया। वो बोलती है, अगर ये 1 साल पहले की बात होती
तो शायद मैं कर लेती, लेकिन अब मैं स्वान्युअन वेंटियन को खत्म नहीं कर पाऊंगी। जैस्मिन का चले जाना, मूनफ्लावर की साजिश, स्वान्युअन वेंटियन का बदलना, डेविल ओरिजिन ऑर्ब का फटना, इन सब ने मिलकर आखिरकार युनचे की हिम्मत तोड़ दी थी। पहली बार उसके दिल में असली मायूसी छा गई। इसे महसूस करते हुए गोल्डन क्रो सोल ने अचानक दूसरी बात शुरू की। वो पूछती है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि डेविल ओरिजिन ऑर्ब ने अचानक रिएक्ट क्यों किया? युनचे ने तुरंत रिएक्ट किया। वो बोलता है, मुझे भी इस बात पर शक है। गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट, क्या आपको इसका जवाब पता है? डिवाइन स्पिरिट ने डेविल ओरिजिन ऑर्ब के नेचर के बारे में समझाया कि कैसे वो शुरू में कमजोर होती है पर एनर्जी अब्सॉर्ब करके ग्रो कर सकती है। उसने बताया कि ये जल्दी क्यों फट पड़ी। युनचे और फेंग शुएर की इंटेंस ड्यूअल कल्टीवेशन ने ऑर्ब की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा दिया था। युनचे चुपचाप सुनता रहा जब डिवाइन स्पिरिट अफसोस जताती रही। वो दुखी होकर बोलती है, ये मेरी गलती है, लेकिन युनचे ने सर हिला दिया। वो कहता है, ये आपकी गलती नहीं है। फिर उसने एक भारी सवाल उठाया। वो पूछता है, ये मेरी प्रोफाउंड वेन्स के साथ इतनी आसानी से कैसे मर्ज हो गई? क्यों वो बिना किसी रिजेक्शन के सीधा डेविल ओरिजिन ऑर्ब के साथ मर्ज हो गई? गोल्डन क्रो की सोल धीरे और भारी आवाज में बोली, अपना डिवाइन अंदाज बनाए हुए। जैसे जैसे वो डेविल ओरिजिन ऑर्ब के बारे में बता रही थी, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। उसके सामने युनचे टेंशन में चुपचाप सुन रहा था, ये जानते हुए कि डिवाइन स्पिरिट का हर एक शब्द बहुत मायने रखता है। गोल्डन क्रो की सोल धीरे से बोलती है, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। डेविल ओरिजिन ऑर्ब किसी डेविल गॉड की ओरिजिन एनर्जी की ऑर्ब होती है। एक डेविल गॉड का जन्म डेविल ओरिजिन ऑर्ब से ही शुरू होता है। इसमें डेविल गॉड की ओरिजिन एनर्जी होती है और ये डेविल की प्रोफाउंड वेन्स का कोर होती है। जिस पल कोई डेविल इसे खो देता है या उसकी डेविल ओरिजिन ऑर्ब डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो डेविल अपनी सारी पावर्स खो देता है और शायद वहीं मर भी जाए। डिवाइन स्पिरिट आगे बोलती गई। उसकी आवाज आग के समुद्र में गूंज रही थी, जैसे पुराने इतिहास को याद कर रही हो। वो कहती है, अगर किसी डेविल गॉड की डेविल ओरिजिन ऑर्ब डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो डेविल गॉड किसी दूसरे डेविल गॉड की डेविल ओरिजिन ऑर्ब पर कब्जा कर सकता है और फिर एक खास तरीके से उसे अपनी प्रोफाउंड वेन्स में मिला सकता है और अपनी पावर वापस पा सकता है। हालांकि ये सुनने में अजीब लगता है और यह साबित नहीं हुआ है, पर ईरा ऑफ गॉड्स में ऐसी अफवाहें जरूर थीं। लेकिन एक ट्रू गॉड या एक मॉर्टल की प्रोफाउंड वेन्स को एक डेविल गॉड की ओरिजिन एनर्जी ऑर्ब के साथ मर्ज करना, यह बेसिकली नामुमकिन बात है, सिवाय अगर। उसी वक्त गोल्डन क्रो की सोल अचानक चुप हो गई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और उसकी बड़ी बड़ी गोल्डन आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसे कोई बहुत डरावनी बात याद आ गई हो। युनचे ने तुरंत इस बदलाव को महसूस किया। डिवाइन स्पिरिट का रिएक्शन बहुत अचानक और अजीब था। युनचे जोर देकर पूछता है, सिवाय अगर क्या? लेकिन गोल्डन क्रो की सोल ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती आ गई जो इस घमंडी डिवाइन बीइंग से कम ही सुनने को मिलती थी। वो सख्ती से बोलती है, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती क्योंकि ये बस एक बहुत ही बेकार सा अंदाजा है और आगे पूछने की जरूरत नहीं है। युनचे साफ समझ सकता था कि उसकी टोन में कुछ गड़बड़ है। डिवाइन स्पिरिट को जरूर कुछ समझ आ गया था, कुछ इतना शॉकिंग कि वो बताना नहीं चाहती थी और जानबूझकर चुप हो गई थी। उसकी इंट्यूशन बता रही थी कि गोल्डन क्रो की सोल कोई ऐसी पॉसिबिलिटी छुपा रही है जो या तो बहुत ही अनबिलीवेबल है या फिर बताने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। गोल्डन क्रो की सोल ने जानबूझकर बात बदल दी क्योंकि उसकी एंशंट कॉन्शियसनेस उस टॉपिक पर और आगे बात नहीं करना चाहती थी जो युनचे ने उठाया था। उसके कहने पर युनचे को वो चीज याद आई जिसका जिक्र उसने किया था, वो अजीब सी ब्लैक जेड जो उसने मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की लाश के पास से उठाई थी, जिसे वो लगभग भूल ही चुका था। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। वो एकदम गोल ब्लैक जेड सिर्फ एक हथेली में आ गई जो ठंडी और अननेचुरल तरीके से भारी थी। उसका पिच ब्लैक सरफेस बिल्कुल साफ और मिरर जैसा स्मूथ था दोनों तरफ से। उस पर कोई भी निशान, पैटर्न्स या प्रोफाउंड एनर्जी का ट्रेस नहीं था। सिर्फ देखने से वो किसी आम सजावट की चीज जैसी लग रही थी जो शायद एक लो ग्रेड प्रोफाउंड जेड भी नहीं थी। लेकिन ये फैक्ट कि वो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की ताकत और इविल गॉड की सील के नीचे लाखों सालों तक बिना किसी खरोंच के बची रही, ये साबित करता था कि वो मामूली तो बिल्कुल नहीं हो सकती। एक गोल्डन लाइट की लकीर नीचे आई और उसने युनचे के हाथ से जेड को उठाकर हवा में लटका दिया। उस रोशनी ने उस ऑब्जेक्ट को घेर लिया और उसकी नेचर को स्कैन करने लगी। लेकिन अगले ही पल वो गोल्डन लाइट बेकार होकर बिखर गई
और ब्लैक जेड वापस युनचे की हथेली पर गिर गई, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। युनचे कंफ्यूज होकर ऊपर देखता है और पूछता है, आखिर ये चीज है क्या? गोल्डन क्रो की सोल भारी आवाज में बोलती है, पता नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसी रेयर अनसर्टेनिटी थी जो शायद ही कभी सुनने को मिलती थी। युनचे भी हिल गया। ये ऑब्जेक्ट उस ईरा का था जहां से बहुत कम चीजें बची थीं, एंशिएंट ईरा ऑफ गॉड्स। जैस्मिन का न जानना तो समझ आता था, लेकिन गोल्डन क्रो की सोल, जिसके पास प्राइमोर्डियल डिवाइन मेमोरी के टुकड़े थे, उसे इसके बारे में बिल्कुल अनजान नहीं होना चाहिए था। फिर भी उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। गोल्डन क्रो ने आगे समझाया। उसकी स्कैन करने वाली एनर्जी टच करते ही गायब हो गई। बिखरी नहीं, बल्कि पूरी तरह निगल ली गई या ब्लॉक कर दी गई। इस अजीब रिएक्शन से दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आईं। या तो ये जेड एक अलग पॉकेट वर्ल्ड छिपाए हुए है, गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली जैसा, या फिर इसमें पावर के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। एक ऐसा लेवल जो गॉड लेवल फोर्सेस के लिए भी एक्सेसिबल नहीं है। इसके ओरिजिन को देखते हुए यह शायद डेविल रियल्म का कोई डेविल आर्टिफैक्ट या डेविल जेड था, जिसे शायद डेविल वे की पावर से ही जगाया जा सकता था। युनचे ने जेड को वापस रख लिया। हालांकि वो क्यूरियस था, पर उस ऑब्जेक्ट का राज अभी उसके लिए इमीडिएटली इंपॉर्टेंट नहीं था। उसने गोल्डन क्रो की सोल के सामने गहरा झुककर नमन किया और दिल से शुक्रिया अदा किया उन अनगिनत बार के लिए जब डिवाइन स्पिरिट ने उसकी जान बचाई थी, कभी कभी खुद को भारी नुकसान पहुंचाकर भी। वो एंशिएंट और घमंडी सोल ने उसका शुक्रिया बड़े ही शांत और डिटैच तरीके से स्वीकार किया, ये मानते हुए कि उसने युनचे को चुना क्योंकि उसमें उसका अपना फायदा था, पर बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। फिर भी युनचे भारी मन से वहां से मुड़ा, अपने आप से निराश होकर। गोल्डन क्रो की आवाज ने उसे एक बार फिर रोका और उसे दिलासा दिया। शुआन युआन वेंटियन, जिसके पास इटर्नल नाइट डेविल क्लैन की बची कुची ताकत थी, वो फिलहाल युनचे की ताकत से बाहर था, लेकिन उसका रास्ता लिमिटेशन से भरा था। एक बार जब उसका डेविल ब्लड पूरी तरह जाग जाएगा तो उसकी ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगी और यहां तक कि उसकी लाइफ स्पैन भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। दूसरी तरफ युनचे के पास अनोखा पोटेंशियल और कई सोर्सेज से मिली डिवाइन इनहेरिटेंस थी। एक ऐसा फ्यूचर जहां वो शुआन युआन वेंटियन से आगे निकल जाएगा सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि तय था। तब तक भागना एक ऑप्शन था। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क युनचे को ऐसी डिमेंशंस में ले जा सकता था जहां उसका दुश्मन पहुंच भी नहीं सकता, लेकिन युनचे के धीमे जवाब ने उसके दिल का असली बोझ दिखा दिया। जिनसे वो प्यार करता था, कहिए उसके पेरेंट्स, वो कभी नहीं भागेंगे और न ही वो भागेगा। उसने सवाल किया कि क्या उस जैसी हालत वाले इंसान के पास कोई फ्यूचर बचा भी है जिसके पीछे वो भागे। गोल्डन क्रो की सोल चुप हो गई। एक लंबी और दुखी खामोशी के बाद उसने एक आखिरी साई के साथ उसे जाने दिया। एक गोल्डन फ्लैश युनचे को वैली से बाहर ले गई। अकेले रहने पर डिवाइन सोल अपने आप में बड़बड़ाने लगी। जब उसने पहली बार युनचे की मेमोरीज देखी थी तो उसे लगा था कि ये लड़का हेवन का फेवरेट है, जिसे इविल गॉड और ड्रैगन गॉड की पावर्स का आशीर्वाद मिला है। उसने अपना सब कुछ उसे दे दिया था, फिर भी किस्मत उसे इस क्राइसिस में ले आई थी। ऐसी किस्मत के सामने भगवान भी बेबस थे। गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के बाहर, जैसा युनचे ने सोचा था, फेंग शुएर और लिटिल डीमन एम्प्रेस बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनकी आंखों में राहत चमक उठी और वो आगे भागी। फेंग शुएर अपनी वही सॉफ्ट चिंता के साथ बोली, जबकि लिटिल डीमन एम्प्रेस ने डिवाइन पावर से ट्रेन की हुई नजरों से उसकी ऑरा चेक की। हालांकि वो ऊपर से ठीक लग रहा था, पर उसकी थकान के निशान उसे साफ दिख रहे थे और उसका एक्सप्रेशन नरम पड़ गया। युनचे ने उन्हें हल्का सा दिलासा दिया, ये कहकर कि वो गोल्डन क्रो के आशीर्वाद से सुरक्षित है। हालांकि उसकी आवाज का बोझ उनसे छुपा नहीं। जब फेंग शुएर ने पूछा कि क्या हुआ था, तो युनचे ने बात वहीं खत्म कर दी। दोनों लड़कियां पहले की लड़ाई से घायल थीं और डीमन इंपीरियल सिटी जरूर डर और केओस में होगी। उसने जिद की कि वो तुरंत वापस लौट चले। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने कुछ पल के लिए उसे गौर से देखा और फिर मान गई। शुआन युआन वेंटियन के भागने के बाद डीमन इंपीरियल सिटी में अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि तबाही बस होने ही वाली थी और बच गई, पर कोई भी उस डर को नहीं भूल सकता था जो उन्होंने देखा था, और न ही इस यकीन को कि यह खतरा जल्दी ही वापस आएगा। गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस की देखरेख में धीरे धीरे ऑर्डर वापस लाया जा रहा था। युन फैमिली एस्टेट में माहौल भारी था। युन चिंगहोंग और मुयुरु गेट्स के बाहर इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी और वो नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। शाओयुन और नंबर 7 अंडर हेवन
उनके पास खड़े होकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार 3 फिगर्स आसमान से नीचे उतरे, युनचे, फेंगशुएर और लिटिल डीमन एम्प्रेस। मुयुरु फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेटे को गले लगाने के लिए आगे भागी। उसकी डिग्निटी पर राहत भारी पड़ गई। युनचे ने उस दर्द के लिए माफी मांगी जो वो लगातार उन्हें देता आ रहा था। युन चिंगहोंग ने देखा कि उसके बेटे की ऑरा अब स्टेबल हो गई है, तो उसने लिटिल डीमन एम्प्रेस को इज्जत से नमन किया और उन्हें आराम करने को कहा, ये जानते हुए कि वो अपनी ठंडी शान के नीचे कितनी थकान छुपाए हुए हैं। लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया और बताया कि युनचे को ज्यादा सिवियर इंटरनल इंजरीज आई हैं। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे संभालना ही प्रायोरिटी थी। मुयुरु एक बार फिर घबरा गई और युनचे से चिपक गई, उसकी हालत के बारे में पूछने लगी। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें तसल्ली दी, यह कहकर कि उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकवरी एबिलिटी डैमेज को हैंडल कर लेगी। हालांकि उसने माना कि वो थका हुआ है। मुयुरु ने तुरंत जिद की कि वो आराम करे और उसे उसके कमरे की तरफ ले गई। फिर उसने फेंगशुएर को पास खींचकर सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनकी नजरों में फेंगशुएर का होना एक ऐसा आशीर्वाद था जो युनचे ने कई जन्मों के पुण्य से कमाया था। मुयुरु के प्यार भरे शब्दों ने फेंगशुएर को चौंका दिया और वो साफ घबरा गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया, हल्की सी घबराहट में यह कहते हुए कि उसने युनचे के लिए बहुत कम किया है और इतना शुक्रिया उस पर बस प्रेशर डाल रहा है। मुयुरु ने एक मां वाली प्यारी स्माइल के साथ जवाब दिया। उन्होंने सबको अंदर जाने को कहा ताकि युनचे आराम कर सके और यह भी कहा कि जब वो उसे सेटल कर देंगी तो वो फेंगशुएर से अकेले में बात करना चाहेंगी। उनकी टोन से साफ था कि वो उस नई लड़की को पहले ही फैमिली मान चुकी हैं। युनचे फिर शाओयुन की तरफ मुड़ा और बाकी रिश्तेदारों की सेफ्टी के बारे में पूछा। शाओयुन ने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हैं। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के डिसाइपल्स भी, जिन्हें आउटर रेजिडेंसेस में स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के साथ रखा गया था। उसने वादा किया कि वो एल्डर्स को युनचे के सही सलामत लौटने की खबर दे देगा और उनकी चिंता दूर करेगा। युनचे ने कमजोरी से सिर हिलाया और शाओयुन से कहा कि वो फैमिली एल्डर्स से उसकी माफी मांग ले, ये समझाते हुए कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत मिलने नहीं आ सकता। शाओयुन युनचे के इस अजीब भारीपन से हैरान होकर मान गया और पीछे हट गया। इस पूरी बातचीत के दौरान युन चिंगहोंग अपने बेटे को गौर से देख रहा था। युनचे की टोन, एक्सप्रेशन और डिमीनर से उसे लग रहा था कि कुछ तो बहुत गलत है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आखिरकार उसकी चिंता ने उसके कंट्रोल को तोड़ दिया और उसने अपनी परेशानी बोलने की कोशिश की, लेकिन मुयुरु ने उसे तुरंत चुप करा दिया, यह जिद करते हुए कि युनचे पहले आराम करे और सारे सवाल अगले दिन तक रुक सकते हैं। युन चिंगहोंग बस चुप रह गया। हालांकि उसके दिल में टेंशन और बढ़ गई। जब युनचे आखिरकार उस कमरे में वापस आया जिसमें वो महीनों से नहीं गया था, तो सन्नाटा उसे किसी खोल की तरह घेरने लगा। वो धीरे से लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। न ही उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी रिकवर करने पर ध्यान दिया, बल्कि वो खाली नजरों से छत को घूरने लगा। उसका दिमाग बिना किसी सहारे के इधर उधर भटक रहा था। उसके छाती पर जो हर वक्त एक बोझ रहता था, वो बस एक कमी की वजह से था, जैस्मिन। उसके बिना उसकी गाइडेंस, उसकी पावर, उसके साथ के बिना उसकी दुनिया खोखली लग रही थी, जैसे उसकी नींव अचानक हिल गई हो। उसकी सोचें डेविल ओरिजिन ऑर्ब के आउटब्रेक की याद में उलझ गईं। उसने मौत को साफ महसूस किया था, उस पल से भी ज्यादा साफ जब वो क्लाउड एंड्स क्लिफ से गिरा था। उसने रियलाइज किया कि अगला इरप्शन शायद वो पल हो सकता है जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसी मौत के अंजाम उसके दिमाग में एक कभी न खत्म होने वाली चेन की तरह खुलने लगे। काइये, जुएर, युएर, हर एक ने अपनी किस्मत उसके साथ जोड़ी थी। उसके पेरेंट्स उसे या डीमन इंपीरियल सिटी को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। फेंगशुएर ने उसके लिए डिवाइन फीनिक्स सेक्ट छोड़ दिया था और चू युएचान ने अपना पूरा एम्पायर पीछे छोड़ दिया था। गोंग युक्सियन ने अपनी आखिरी सांस के साथ फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड उसे सौंपा था। उसके ग्रैंडफादर और शाओ लिंगसी उसके प्रोटेक्शन के वादे पर जी रहे थे। अगर वो मर गया तो शायद वो सब भी खत्म हो जाएंगे। अगर वो मर गया तो शोन्युन वेंटियन फिर से आएगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। युनचे के दिल में जो डर बढ़ रहा था, वो सिर्फ मौत का डर नहीं था, बल्कि उसके बाद होने वाली पूरी तबाही का डर था। ऑमनिसेंट पर्सपेक्टिव ये साफ करता है कि ये डर उस बहादुरी के नकाब से अलग जो उसने बाहर दिखाया था, सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था। उसने खुद से पूछा कि उसके पास क्या रास्ता बचा है, वो कैसे जिंदा रह सकता है,
वो कैसे सुन युन वेंटियन को मार सकता है इससे पहले कि उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो जाए। और इन सब के नीचे बस एक ही नाम था, एक ही सहारा, जैस्मिन। उसके जाने की याद अभी भी एक पत्थर की तरह उसके दिल पर रखी थी। उनकी आखिरी बातचीत का हर शब्द, हर नजर उसके दिमाग में फिर से ताजा हो गई। उसे याद आया कि उसने बताया था कि एक मेमोरी फ्रैगमेंट में वो सब कुछ है जो वो बोलकर नहीं कह सकी थी। उसने कहा था कि वो उसके जाने के 24 घंटे बाद अनलॉक होगा। उसने उस चीज का जिक्र किया था जो उसने हॉन्गर के जरिए छोड़ी थी, कुछ ऐसा जो हालांकि उसकी कल्टीवेशन को ड्रास्टिकली नहीं बढ़ा सकता, पर उसकी लाइफ स्पैन को कई हजार साल तक बढ़ा सकता है। तभी वो ऑमनिशेंट सच उस पर बिजली की तरह गिरा। उसने कभी उस मेमोरी फ्रैगमेंट को चेक ही नहीं किया था। जिस पल जैस्मिन गई, मून फ्लावर की साजिश ने उसे गिरा दिया था। इल्यूजरी डीमन रेल्म वापस आने के बाद वो बेहोश था और मौत के दरवाजे पर था। जागने पर उसे तुरंत गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के इवेंट्स में खींच लिया गया, जहां वो लगातार 3 महीने तक फोर्स्ड ड्यूअल कल्टीवेशन में फंसा रहा ताकि उसकी कंडीशन स्टेबल हो सके। उसे कभी मौका ही नहीं मिला या दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि वो जैस्मिन का आखिरी मैसेज अनलॉक करे। इस रियलाइजेशन ने उसे झटके से सीधा बैठा दिया। उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे बिजली ने मार दिया हो। युनचे ने अपनी बिखरी हुई कॉन्शियसनेस को समेटा और अपने माइंड के अंदर ढूंढने लगा। जैस्मिन ने जो फ्रैगमेंट छोड़ा था वो उसके सोल की गहराइयों में चुपचाप तैर रहा था, जैसे कोई सील्ड मेमोरी बस जगने का इंतजार कर रही हो। जब उसका ध्यान उस तक पहुंचा तो उसकी सोल के कोर से एक सॉफ्ट आवाज गूंज उठी, युनचे। ये 2 सिंपल शब्द बिना किसी इमोशन के थे, फिर भी इन्हें सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। महीनों से खोखला महसूस हो रहा दिल गर्माहट से भर गया। यह जैस्मिन की आवाज थी, वो आवाज जो उसने पिछले 7 सालों में किसी भी और आवाज से ज्यादा सुनी थी। यहां तक कि उसकी पिछली जिंदगी को मिलाकर भी कोई आवाज उसके साथ इतनी कॉन्स्टेंटली नहीं रही थी जितनी जैस्मिन की। हालांकि सिर्फ 3 महीने बीते थे, पर उस आवाज को फिर से सुनना ऐसा लगा जैसे सदियां गुजर गई हों। जैस्मिन कहती है, इस बार अलग होने के बाद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। किस्मत के इन 7 सालों में तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। इस जुदाई के बाद हमारा हिसाब बराबर हुआ और हमारा रिश्ता खत्म। आज से मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूं, मुझे याद मत करना। ऐसा मानना जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। मैं भी ऐसा ही करूंगी। उसकी टोन ठंडी और डिटैच थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने जाते वक्त उससे बात की थी। वो आगे कहती है, मैंने ये मेमोरी फ्रैगमेंट सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि कुछ बातें थीं जो मैं आमने सामने नहीं कह सकती थी। 2 बातें हैं जिनमें मैंने तुमसे झूठ बोला। पहली बात, जो नाम मैंने तुम्हें बताया था वो मेरा असली नाम नहीं था। मैं स्टार गॉड रेल्म की सबसे बड़ी प्रिंसेस हूं। जैस्मिन एक टाइटल है, मेरा दिया हुआ नाम नहीं। उसने बाद में अपना असली नाम नहीं बताया, पर युनचे इस बात पर अटका नहीं रहा। चाहे उसका असली नाम कुछ भी हो, वो उसके लिए हमेशा जैस्मिन ही रहेगी। दूसरी बात, उसकी आवाज इतनी देर तक रुकी रही कि मेमोरी रिकॉर्डिंग होने के बावजूद वो हिचकिचाहट भारी लग रही थी, जैसे वो शब्द उसे दर्द दे रहे हों। धीरे से वो बोलती है, ये चू युएछान के बारे में है। युनचे के दिल में एक तेज दर्द उठा। जैस्मिन बताती है, उस दिन डेविलिश पॉइजन साफ करने के बाद मैंने अपना वादा निभाया और चू युएछान को पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ढूंढा। उसकी शांत आवाज उस बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी बोलने की स्पीड साफ तौर पर धीमी थी। वो कहती है, इस कॉन्टिनेंट पर अनगिनत जिंदगियां हैं। मेरी पावर के साथ भी मैं सबको नहीं ढूंढ सकती थी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ सकती थी जिनकी ऑरा एम्परर प्रोफाउंड रेल्म से ऊपर थी, पर चू युएछान की ऑरा उनमें नहीं थी। युनचे का दिल जोर से नीचे गिरा और एक ठंडा डर उसके चेस्ट में फैल गया। वो आगे कहती है, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सोल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं ऐसी सर्च कर सकूं, इसलिए मुझे बॉडी के वापस बनने का इंतजार करना होगा। वो झूठ था। चू युएछान वो बोझ है जो तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा दर्द देता है। सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि धोखा देना कम क्रूल होगा। जब मेरी बॉडी वापस बनी, मैंने फिर से ढूंढा। इस बार मैंने रेंज कम कर दी, सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड नहीं बल्कि स्काई और अर्थ प्रोफाउंड भी। फिर भी मुझे उसकी ऑरा नहीं मिली। हालांकि उसने अपनी आर्ट्स खुद क्रिपल कर ली थी, पर उसकी प्रोफाउंड पावर एम्परर प्रोफाउंड रेल्म से ऊपर रहनी चाहिए थी। अगर वो कमजोर भी होती तो एक रेल्म से ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए थी, जब तक कि किसी और ने उसे क्रिपल न किया हो। इसलिए या तो वो मर चुकी है या उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हो गई है।
उसकी खूबसूरती को देखते हुए अगर बाद वाला हुआ तो अंजाम मौत से भी बुरा होगा। उसके स्वभाव के हिसाब से वो बेशक मौत को ही चुनेगी। युनचे की सोल कांप उठी, बुरी तरह, बेबसी से। जैस्मिन आखिरी बार समझाती है, जब तुम्हें यह पता चलेगा तुम टूट जाओगे, लेकिन याद रखना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पास खून के रिश्ते हैं, वफादार दोस्त हैं और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो तुम्हारी परवाह करती हैं। एक के खो जाने से सब कुछ बर्बाद मत होने देना। मैं तुम्हें शोक मनाने के लिए 3 दिन देती हूं, उसके बाद सब भूल जाना। ऐसा सोचना जैसे न चू युएचान और न ही मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थे। फ्रैगमेंट वहीं खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक धपन की आवाज आई जब युनचे पीछे गिरा। उसका सिर दीवार से टकराया। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था। उसकी हथेली अपने ही चेस्ट को तब तक खरोंचती रही जब तक नाखून मांस में नहीं धंस गए। खून उसकी बॉडी पर बहने लगा, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसकी कॉन्शियसनेस गहरे दुख में डूब गई थी। वो टूटे हुए शब्दों में बड़बड़ाया, ये सच नहीं है। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी ऑरा केओटिक होकर फट पड़ी, जिसने उन इंटरनल इंजरीज को हिला दिया जिन्हें वो दबा रहा था। वो बेड से लुढ़क गया और फर्श पर गिर पड़ा। ठक ठक ठक। बाहर से एक नरम आवाज के साथ हल्की दस्तक आई। हस्बैंड, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? कांग युए दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में ताजा बना डिजर्ट लिए। जब कोई जवाब नहीं आया, उसने फिर हाथ उठाया, पर हिचकिचाई। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। एक बेचैनी उसके दिल में उठने लगी। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। उसकी सांस रुक गई। बेड से दीवार तक फर्श पर खून फैला हुआ था। युनचे एक कोने में सिकुड़ा हुआ था। उसका सर घुटनों के बीच में था और उसकी उंगलियां उसके अपने चेस्ट में ढांसी हुई थीं। उससे डिस्पेयर किसी घुटन भरे अंधेरे की तरह निकल रहा था। हस्बैंड! कांग युए ने डिजर्ट गिरा दिया। कटोरा टूट गया और वो भागकर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आंसू तुरंत बह निकले। वो रोती हुई आवाज में बोली, हस्बैंड, क्या हुआ? मुझे डराओ मत हस्बैंड। उसकी कांपती आवाज ने युनचे को किनारे से वापस खींचा। धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया। उसके मुंह, नाक, आंखों और कानों के कोनों से खून रिस रहा था। युएर! उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। कांग युए घबराहट में बोली, हस्बैंड, आपको क्या हुआ है? मैं अभी फादर और मदर को बुलाती हूं। लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से सर हिलाया। वो मुश्किल से बोला, मैं ठीक हूं, बस मुझे थोड़ी देर पकड़े रहो और मैं ठीक हो जाऊंगा। वो उसके गले लग गया। सर उसके चेस्ट पर टिक गया। शुरू में उसकी पकड़ ढीली थी, पर जल्दी ही अनजाने में कस गई, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा किसी डूबती हुई दुनिया में गर्माहट के आखिरी सहारे को पकड़े हुए हो। उसकी केओटिक ऑरा को धीरे धीरे शांत होते देख कांग युए की घबराहट कम हुई। उसने उसे कसकर पकड़े रखा, अपनी सॉफ्ट बॉडी उसे सटा दी और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। उनके पिछले सारे एम्ब्रेसेस में हमेशा वो उस पर टिका करती थी, लेकिन अब पहली बार वो सहारा ढूंढ रहा था। कांग युए धीरे से फुसफुसाई, हस्बैंड, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा यही हूं। अगर आप सब कुछ खो भी दें, तब भी आप मुझे नहीं खोएंगे। युनचे ने उसे और कसकर पकड़ लिया। युन फैमिली ग्रेट हॉल मू युरू फेंग शुएर के साथ बैठी थी और उस लड़की को बड़े प्यार और तारीफ से देख रही थी। उन्हें हमेशा लगता था कि लिटिल डीमन एम्प्रेस खूबसूरती की हद है, पर फेंग शुएर बिल्कुल डिवाइन लग रही थी, नरम, शुद्ध और चमकदार। उसकी कल्टीवेशन भी लिटिल डीमन एम्प्रेस से कम नहीं थी। सबसे बड़ी बात, युनचे के लिए उसका समर्पण साफ दिख रहा था। पहली मुलाकात होने के बावजूद मू युरू को उससे एक अनजान सा लगाव महसूस हुआ। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ा और छोड़ा नहीं। अचानक हॉल में एक ठंडी ऑरा आई। मुरोंग चेंगशुए और चू युएली अंदर आए और झुककर नमन किया। उन्होंने कहा, मैडम युन, हमने सुना एसगार्ड मास्टर वापस आ गए हैं। हम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। फेंग शुएर ने एक नरम स्माइल के साथ कहा, सीनियर मास्टर्स, चिंता मत कीजिए, बिग ब्रदर युन आराम कर रहे हैं। वो कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। दोनों मास्टर्स ने राहत की सांस ली। उनके ठंडे चेहरों की टेंशन कम हो गई। मू युरू ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहनें चेयर की खातिर अपना देश छोड़कर आईं और उसके लिए दिन रात मेहनत करती हो। यह उसकी किस्मत है कि उसे इतना समर्पण मिला है। मुरोंग चेंगशुए थोड़ा घबरा गई और बोली, मैडम युन, प्लीज ऐसा मत कहिए। असगार्ड मास्टर ने फ्रोजन क्लाउड असगार्ड को बचाया है। उनके बिना हमारा सेक्ट बहुत पहले खत्म हो गया होता। चू युएली ने हां में सर हिलाया और कहा,
उन्होंने हमें कई बार खत्म होने से बचाया। हालांकि हम अपनी सीनियर सिस्टर और उनके और असगार्ड मास्टर के बच्चे को बचाने में नाकाम रहे। उन्होंने हमें कभी ब्लेम नहीं किया। उन्होंने बार बार हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। हम उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। उसकी आवाज धीमी पड़ गई जब उसने देखा कि मू यूरू का चेहरा जम गया है। वो प्यारी स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह एक सुन्न खामोशी ने ले ली। मू यूरू हैरानी में बोली, चेर का बच्चा? मुरुंग चेंशुए अकड़ गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने वो बोल दिया जो युनचे ने घर पर कभी नहीं बताया था। उसने डरते हुए पूछा, मैडम यून, क्या एसगार्ड मास्टर ने कभी इस बारे में बात नहीं की? मू यूरू अचानक खड़ी हो गई, बैलेंस के लिए कुर्सी पकड़ ली। उनकी आंखों में सदमा, कंफ्यूजन और डर घूम रहा था। उन्होंने परेशान होकर सवालों की झड़ी लगा दी। क्या यह सच है? चेर का एक बच्चा है। उसने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हुआ था? तुम्हारी सीनियर सिस्टर कौन है? ठीक से न बचाने का क्या मतलब है? मू यूरू की सच्ची बेचैनी देखकर मुरोंग चेंगशुए सच नहीं छुपा सकी। उसने न चाहते हुए भी चू युएछान और बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया। मू यूरू भारी मन से बैठ गई। सदमे में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।